चलिए जी, हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली थी. नाउ विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन इट. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, a card is drawn from an ordinary pack and a gambler bets that it is either a spade or an ace. The odd against his winning are. देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, a card is drawn from an ordinary pack and a gambler that either it is a spade or an ace. हम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एन एस फाइंड आउट करेंगे. जब मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं, इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस. क्योंकि जब मैं एस और ए बोल रहा हूं, और का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनियन. यानी आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यूनियन एस. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज 13/52 प्लस 4/52 minus 1/52. It is equals to 16/52, or this is equals to 4/52. Sorry, 4/13. So this implies that if you see here, the probability of event क्या था, getting a spade or an ace. Probability of E is 4/13, and this implies that probability of not E is 1 minus 4/13. That is equals to 9/13. अब ये हमें मिल गया. नाउ ऑड अगेंस्ट की बात करें तो ऑड अगेंस्ट में नॉट हैपनिंग वाला पहले आता है और हैपनिंग वाला बाद में आता है. सो माय फाइनल आंसर इज, इफ यू सी, ये 13 और 13 कट जाएंगे और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 9:4. So this is the final answer for us. So what you need to understand here is कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन ए फाइंड आउट किया. ठीक है. एंड ऑड अगेंस्ट, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. यहाँ पे ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग पूछ रहा था, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट पहले लिखना है और हैपनिंग ऑफ द इवेंट बाद में लिखना है. लेकिन अगर ये ऑड इन फेवर पूछता, इन फेवर वर्ड है, इन फेवर अगर पूछता, तो फिर हम लोग हैपनिंग वाला पहले लिखते और नॉट हैपनिंग वाला बाद में लिखते, तब मेरा आंसर 4:9 होता. ठीक है. तो ये बस ये जो वर्ड लिखे गए हैं, इस वर्ड को आपने समझना है. ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या है और ऑड इन फेवर का मतलब क्या है. Now if you see, the next question is the probability of having a king and a queen when two cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Having a king and a queen when two cards are drawn from at random from a 52 pack of 52 cards. NDA 2013 का क्वेश्चन है ये, एंड वेरी सिंपल इट इज. आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ ड्रॉ की जाएंगी, जैसे यहाँ पे दो कार्ड्स एक साथ ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो हमारे पास एन ऑफ एस क्या होगा, हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लेंगे. 52C2, इट इज 52
into 51 upon 2 into 1. Keep it like this only. The next thing is, इसने बोला getting a king and a queen. So n of a king and a queen is, एक king आना चाहिए, queen आनी चाहिए, तो it is 4c1 into 4c1. तो therefore probability of king and queen क्या बन जाएगा? Simply 4c1 into 4c1 upon 52c2 यानी 52 into 51 upon 2 into 1. Now all we need to do is just solve this particular thing. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? This will be 4 into 4 upon 52 into 51 into 2. 4 into 13, and we will get the answer as 8 upon 663. So very simple it is. The only thing was कि हम लोगों को जो चीज जिस तरह से दी गई हमें उसको उसी तरह से ही पिक करके आगे चलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है. कहता है a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of being a spade or a queen. Probability of a spade or queen. ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली. यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन क्वीन हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू 13 अपॉन 52 प्लस 4 अपॉन 52 minus 1 upon 52 means it will be 16 upon 52. It is 4 upon 13. तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एज इट इज आंसर आ जाएगा. अब दो ही चीजें हैं हम लोगों ने सीखी, एंड और. ठीक है, एक क्वेश्चन था एंड का, एक क्वेश्चन था और का. क्वेश्चन नंबर 4 में getting a knave and a queen when two cards are drawn from a 52 cards, exactly as question number 2 है. So you will be doing that question of your own. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है A and B are two events such that probability of A union B is equals to 3 upon 4. Probability of A intersection B is 1 upon 4. Probability of A dash है, इसको ठीक कर लीजिएगा अपने अपने बुक्स के ऊपर. It is 2 upon 3. अब ये बोलता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इसने हमसे पूछा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब देखें बेटा, आपके पास क्या दिया गया है, बड़ा सिंपल सा है. अगेन ये, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 2 अपॉन 3 है, this implies that probability of A is 1 minus 2 upon 3, that is 1 upon 3. So we got probability of A. We also know probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. All we need to do is just put the right thing at the right place. 3 upon 4 is equals to 1 upon 3 plus P of B minus 1 upon 4. And what we need to do, we could write it as 3 upon 4 plus 1 upon 4 is equals to 1 upon 3 plus P upon B. This becomes 1 minus 1 by 3 is equals to P of B, and we get P upon B is equals to 2 upon 3. तो
So the only thing which we needed to find out here is P of A, and then we just have to put the basic additive theorem. All we needed to do this thing. So it was so very simple. हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं. Question number 6. 3 letters are randomly selected from 26 letters of English alphabet. What is the probability that the letter A will not be included in the choice? Very simple it is. देखें इसमें N of S तो क्या आ जाएगा? 3 लेटर्स चुनने हैं हमें 26 लेटर्स है तो 26C3. लेकिन इसने बोला when A is not included. जब A is not included तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा कि हम बाकी के बचे 25 लेटर्स में से 3 लेटर्स चूज कर रहे हैं. When A is not included तो 26 लेटर्स होते हैं टोटल. A को छोड़ दो तो 25 लेटर बच जाएंगे. तो हम 25 लेटर्स में से N of S तो सिंपल आ गया, इट इज 26C3. लेकिन N of E क्या हमने लिया? E यानी इवेंट हमने लिया when A is not included. ठीक है, when A is not included then we have taken it as 25C3. क्योंकि A इंक्लूड नहीं हो रहा है तो बाकी के बचे 25 लेटर्स में से हम लोग 3 लेटर्स को चूज करेंगे, राइट? तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मैं इसको E ही मान रहा हूँ, या प्रोबेबिलिटी दैट A इज नॉट इंक्लूडेड is 25C3 upon 26C3. शाबाश. अब आप इसको सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताएं. शाबाश. एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स. एवरीवन, वेरी सिंपल. ये आपके पास आ जाएगा 25 होल अपॉन चलिए मैं ये नहीं लिखता. द सिंपल थिंग इज कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा my answer will be 23 upon 26. This is the final answer for me. Kindly check at your ends if you have get the same answer or not. तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे. Now the next question is question number 7. Question number 7 is हम लोगों के पास है if A and B are two mutually exclusive event. अब mutually exclusive event में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि probability of A intersection B is always 0. If A and B are two mutually exclusive events and exhaustive events also. Exhaustive events का मतलब होता है कि probability of A union B is equals to 1. यानी union of all the events is 1. Sorry, sample space. तो probability of A union B हमारे पास 1 हो जाएगा. P of B is equals to 3 times P of A. Then what is the value of P of A naught? Very simple it is because हम लोगों को यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे probability of A union B is only equals to probability of A plus probability of B because they are mutually exclusive events, or probability of A intersection B will be 0 here. ठीक है.
तो ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज 0। नो, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1, और हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इट इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 is equals to 4 times probability of A, and this implies that probability of A is equals to 1/4. So we have got probability of A. लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है? इसने हमसे पूछा है probability of not A. So this implies that probability of not A is 1 minus probability of A. That will be equals to 1 minus 1/4. So my final answer is 3/4. तो क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। द ओनली थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पी ऑफ ए हमारे पास दिया गया है 1/3, पी ऑफ बी दिया गया है 1/4, पी ऑफ ए अपॉन बी 1/6। व्हाट इज पी बी अपॉन ए? अब यहां पे देखें, पी ऑफ ए अपॉन बी होता क्या है, पहले ये तो पता चल जाए हमें। इट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो सबसे पहले बच्चे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। पी ऑफ ए अपॉन बी वॉज 1/6। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, बट पी ऑफ बी इज 1/4। So this implies that 1/24 is equals to P of A intersection B. Simple. We have got the value of P of A intersection B. Now, once we got this thing, now हमें क्या find out करना है? P of हम लोगों को find out करना है P of B upon A, which is P of A intersection B upon P of A. P of B upon A की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सब चीजें गिवन है। 1/24 डिवाइडेड बाय 1/8, दैट इज 1/3. So this gives us 3/24 or 1/8. So 1/8 is the answer for us. तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स है, तो हम लोगों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। We will be seeing the same thing question number 9 as well. हमारे पास दिया गया probability of A union B is 3/4. Probability of A intersection B है ये. This is given to us as 1/4 and probability of A complement यानी A dash is 2/3. हमें probability of B find out करना है। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया। आपको probability of A find out कर लीजिए, that is 1 minus 2/3 equals to 1/3. Now come on, give me the answer for this. Very simple it is, give me the answer. Shabash. Very simple it is probability of A union B is probability of A union B हमारे पास आ जाएगा probability of A
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब चीजें गिवन है हमारे पास। इसकी वैल्यू गिवन है 3/4, इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है एंड दिस इज -1/4। आप इसको ले जाइए पहले यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। ऑलमोस्ट सेम, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन ही है, रिपीट हुआ हुआ ये क्वेश्चन। दिस इज 1 -1/3 is P of B and this implies that P of B is equals to 2/3. Let us move to the next question, question number 10. The 10th question है, a die is thrown twice, the probability that at least one of the throws comes up with number 3. देखें, आपके पास जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप सिंपल ना एस को ध्यान में रखें, यानी सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस में आपको ये बात तो समझ आई है कि यार जब 2 डाइस थ्रो किए जाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स जो आएंगे, उसके सैंपल पॉइंट्स जो आएंगे वो 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड देन इसी तरह से हम लिखेंगे 4 1 एंड ये जाएगा 4 6 तक एंड इसी तरह से 6 1 तक जाएंगे एंड ये फाइनली 6 6 तक जाएगा। अब इसने हमसे क्या बोला, इसने बोला एटलीस्ट हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट हमें 3 चाहिए। 3 comes up with sorry dice come up with number 3। n of s तो बच्चे आपको बताया कि ये 36 होगा। n of e के लिए हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें 3 मिलता है। हमें 3 मिलता है इस वाली कॉलम में, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 एंड 6 3। और फिर इसके बाद हम लोगों को ये इस कॉलम में हमें 3 मिलता है, कम से कम एक 3 मिलता है। तो ये रो और ये कॉलम का हम लोग ध्यान में रखेंगे एंड वी सी कि यहाँ पे हमें n ऑफ e कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं। n ऑफ e में हमारे पास 11 एलिमेंट्स हैं। सो दिस गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल्स टू 11/36। बस वी हैव गॉट अवर आंसर। कहाँ पे कहता है कि कम से कम 3 एक बार तो मिले। एक बार 3 हमें मिनिमम एक बार 3 कहाँ मिल रहा है, 1 3 2 3, फिर उसके बाद 4 3 5 3 6 3। एक तो ये कॉलम हो गया और एक ये रो होगी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट में। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बार तो 3 मिल जाए, उससे ज्यादा जितनी बार उससे ज्यादा जितनी बार मर्जी मिल जाए, ठीक है। तो कम से कम, और एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा। उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, एटमोस्ट 2 3 मिल जाए। एटमोस्ट 2 3 का मतलब है 3 या 3 से कम। एटलीस्ट 2 3 मिल जाए, 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। तो इसका मतलब हमारे पास ये होता है। तो एटलीस्ट वर्ड का मतलब है कि कम से कम एक तो मिले, एटलीस्ट 1, तो 1 या 1 से ज्यादा को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है जी। काइंडली note this down and then we will move to the next set of questions. So let's move to the next question.
सपोज एबीसी आर इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए हमें गिवन है probability of A is equals to probability of B is equals to probability of C is equals to 1/4. और हमें दिया गया probability of A intersection B is equals to probability of B intersection C is equals to 0. Probability of अब इसने ना हमें बोला है probability of at least one of the event ABC occurs. बेसिकली ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि आपको P ऑफ A यूनियन B यूनियन C फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है, होता है हमारे पास P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस अब देखें यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये और ये गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है। और क्योंकि इसका वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको हम लोग वैसे ही 0 लेके चलेंगे, हम इसको नहीं पिक करेंगे। ये हमारे पास होता है कि जब एटलीस्ट वर्ड जब यूज हो रहा हो कहीं पर भी, चाहे सेट्स में चाहे प्रोबेबिलिटी में, वो आपको A यूनियन B यूनियन C की बात कर रहा होता है। तो आपके पास ये आंसर क्या बन जाएगा, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस A इंटरसेक्शन B 0 माइनस 0 माइनस 1/8 और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को हम 0 ही लेके चलेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3/4 माइनस 1/8, it is 6 minus 1/8 and this will give us 5/8 as the answer. तो ये मैंने इसके पिक किया क्योंकि है तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो चीज गिवन है उसी को ही हम लोग लेके चलेंगे। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आंसर आपका आएगा अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरह से लेके चलेंगे। चलेंगे अब ना मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे जा रहा हूँ। 12th अगेन सिंपल सा है, वो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को आपने समझना है कि क्या दिया गया हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास गिवन है if the probability of A fail in the examination अगर इस एग्जाम में A के फेल होने का प्रोबेबिलिटी है 0.2 और B के फेल होने का प्रोबेबिलिटी है 0.3, then the probability either A और B fails। चलिए हम लोग ना इसको बेसिकली क्या लेके चलते हैं, हम इसको फेल होने को ही हम लोग मेन प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं। अब ये बोलता है कि हमें ईदर ऑफ देम, ईदर का वर्ड होगा तो भी A यूनियन B की बात हो रहा है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये जो है इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्या है ये, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। बिकॉज ए का फेल होना बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बी का फेल होना ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
अगर ए पढ़ेगा बी नहीं पढ़ेगा तो ए बी फेल होने के चांसेस हैं, और अगर ए नहीं पढ़ेगा बी पढ़ता है तो ए के फेल होने के चांसेस हैं। तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। किसी भी केस में जब पास और फेल की बात हो रही हो या इंटरव्यू में अपियरिंग की बात हो रही हो तो वो सब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना बेटा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट मीन्स it is 0.2 into 0.3, so it will be 0.06. A probability of A union B, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, यानी ये हमारे पास आएगा 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.06, and this becomes 0.5 minus 0.06, that is equals to 0.44. This is the answer for us. फोर्टीन क्वेश्चन है, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कृष्णा विल बी अलाइव, अलाइव को मैं इवेंट मान रहा हूं, कृष्णा विल बी अलाइव 10 years from now is 7/15 and Hari will be alive is 7/10. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कृष्णा एंड हरी विल बी डेड इन 10 years. ओके, अब ध्यान से अगेन बात सुनिए. अगेन ये इंडिविजुअल इवेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के नॉट ये आ गया मेरे पास. अब कहता है प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तो कहता है कि बोथ ऑफ देम विल नॉट अलाइव, यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉट को हम क्या लिखेंगे, नॉट अलाइव का मतलब है कि दिस विल बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, हम इसको के इंटरसेक्शन एच लिखेंगे. इज प्रोबेबिलिटी ऑफ के नॉट into probability of H naught. So that will be equals to 8/15 into 3/10. That will give us 24/150. अभी ऑप्शन में जो ना आंसर है वो 24/150 है, बट कई बार सेम आंसर को 8/50 भी लिखा जा सकता है, या 4 से अगर हम इसको देख के चले तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 से करें तो ये 4/25 भी आ जाएगा. ठीक है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास आंसर इस तरह से भी बन जाएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन के ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं, हमने इसको इस तरह से लेके चलना है. तो ये जो बात हो रही है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हो रही है, राइट. एक और क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट का, देखते हैं. कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपेंस इन वन ट्रायल इज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.4, यानी पी ऑफ ए हमारे पास गिवन है
0.4. 3 independent trials of the experiment are performed. The probability that the event A happen at least once. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.6. अब इसने पता क्या बोला, इसने बोला, अब ये बात बड़े ध्यान से सुननी है, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इसके बाद मैं और करवाऊंगा इंडिपेंडेंट इवेंट पे, तो आपने ना उन दोनों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझनी है जो मैं बात बोलने वाला हूँ. ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 0.6 है, और कहता है कि अगर 3 ट्रायल्स हों तो उन 3 ट्रायल्स में ए कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए. ठीक है, यानी एक तरीका इसको करने का, आप ध्यान से समझना है जो मैं बोलने वाला हूँ. एक तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है यानी एटलीस्ट वंस, वो तभी पॉसिबल है जब ए होगा पहली बार और दूसरी और तीसरी बार नहीं होगा, या ए होगा दूसरी बार पहली और तीसरी बार नहीं होगा, या पहली और दूसरी बार ए नहीं हो हैपन होगा बट तीसरी बार होगा. 3 केसेस. चौथा केस आ गया, पहली और दूसरी बार होगा, तीसरी बार नहीं होगा. पांचवा केस, पहली और तीसरी बार होगा और दूसरी बार नहीं होगा. छठवां केस, 6 केसेस हो गए अभी तक. या तीनों बार होंगे. सो दीज आर द 6 डिफरेंट केसेस, 7 डिफरेंट केसेस. तो इतने लंबे केसेस को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अब हम लोग इस तरह को क्वेश्चन को इससे इस मेथड से नहीं करेंगे. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल. तो व्हाट वी हैव टू डू, हम इसमें ना पी ई नॉट फाइंड आउट करेंगे. यानी हम कहेंगे कि लेट से कि एक बार भी ये इवेंट ए जो है इट कुड नॉट हैपन, इट कुड नॉट, वी डिडंट गेट इट हैपन. तो इसका मतलब क्या आएगा, ये तभी पॉसिबल है जब पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ ए नॉट होगा. ये तभी पॉसिबल है जब इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.6 इक्वल्स टू 0.216. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अब क्या बन जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश. हम इसमें नॉट वाला केस पहले लेके चलेंगे. सो इट इज 1 माइनस 0.216 that will be equals to 0.984. Sorry, 0.784. So this is the final answer for us. तो इस केस में हम लोग हमेशा इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं, यानी हम लोग ई नॉट पहले फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट. तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ताकि आपको ये मेरी बात और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए. अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 पढ़े अपनी असाइनमेंट का.
Question number 17 is the aircraft has 3 engines A, B, and C. The aircraft crashes if all the 3 engines fail. The probabilities of failure are 0.03, 0.02 and 0.05 of the engines. यानी क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज, यानी ये फेलियर मतलब फेलियर के लिए दिया गया 0.03, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इज 0.02 and probability of C नॉट 0.05. मैं फेलियर को ले रहा हूं नॉट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 0.003 प्रोबेबिलिटी ऑफ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.997. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 0.02, दिस इज 0.998, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बन जाएगा 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.995. अब क्वेश्चन में हमारे पास बोलता है एन एयरक्राफ्ट हैज 3 इंजन ए बी सी, द एयरक्राफ्ट क्रैशेस ऑल द 3 इंजन्स फेल, मतलब तीनों इंजन फेल हो जाए. The probability of failure are 0.03, 0.02 and 0.05 for engines A, B and C respectively. What is the probability that the aircraft will not crash? Aircraft will not crash. ठीक है, तो aircraft will not crash का मतलब बच्चे ये आएगा कि probability aircraft will not crash is probability of A naught, sorry, probability aircraft will crash. तो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी एयरक्राफ्ट विल क्रैश. एयरक्राफ्ट कब क्रैश होगा, जब ए नॉट, पहला इंजन भी काम नहीं करेगा, दूसरा इंजन भी काम नहीं करेगा और तीसरा इंजन भी काम नहीं करेगा, तो एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा. यानी इट इज 0.03 इंटू 0.02 इंटू 0.05. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.00030, and therefore probability of aircraft will not crash is simply क्या आ जाएगा, 1 minus 0.00030, that will be 0.99997. तो this will be the answer for us. तो हमने जब भी हमारे पास, देखिए अभी यहाँ पर भी ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि ए का फेल होना बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बी का फेल होना सी पे डिपेंड नहीं कर रहा, या सी का फेल होना ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो दीज आर बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट. तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात होगी तो हम लोग उल्टा लेके चलेंगे, यानी नॉट हैपनिंग वाला केस पहले लेके चलेंगे और उसके बाद बाकी के जितने भी केसेस हैं वो एटलीस्ट इट हैपन. देखिए अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट तब क्रैश नहीं होगा अगर ए चल रहा होगा बी और सी ना चले,
बी चल रहा होगा, यानी तीनों में से कोई एक इंजन भी चल रहा होगा, एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होगा। तीनों में से दो चल रहे होंगे, एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं चल रहा होगा। और अगर तीनों के तीनों इंजन चल रहे होंगे तो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होगा। एयरक्राफ्ट क्रैश तभी होगा जब तीनों इंजन नहीं वर्क करेंगे। तो हमने इसीलिए इस केस को भी उल्टा लिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को लेके चले थे। तो आप इसको गो थ्रू करिएगा आज, शाबाश, अच्छे से सभी लोग। एंड कल हम लोग एक तो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करनी है। सो होपफुली वी विल बी एबल टू फिनिश द थिंग्स बाय टुमारो। So let's get to the work, go on with the things, revise the questions which we have done today, and also do the questions as similar to the question which we have done today. तो कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम के ऊपर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।